पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण, फिर उस अभिभाषण पर नेता विपक्ष के नाते राहुल गांधी का भाषण और अब प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण। और ऐसे समय ये सब कुछ हुआ जब कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने खास तौर से जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, उसका बहुत ही सधा हुआ जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आया। लेकिन बहुत ही आक्रामकता आज प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं दिखी, लेकिन हर आरोप का बखूबी उन्होंने जवाब दिया। तो आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने खास मेहमानों से आपका परिचय कर रहा हूं। इससे पहले देखिए प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ वो अंश जो वाकई हमारे चर्चा का विषय बन सकता है। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। तो आपने प्रधानमंत्री को सुन लिया, किस तरीके से उन्होंने हर सवाल का जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की है और प्रधानमंत्री के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेरा जुड़ेंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं और एक और विशेष मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, वो हैं आपको जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी। और केसी त्यागी जी वैसे जेडीयू के महासचिव हैं, सीधे तौर पर इससे बहुत ज़्यादा लेना देना शायद आपको ना हो, लेकिन मैंने सोचा था इस बहस को लोकतांत्रिक मूल्यों,
संवैधानिक मूल्यों के आधार पर देखा जाएगा तो जब भी मैं केसी त्यागी साहब से मिला तो मुझे लगा कि जिस तरीके से उन्होंने लोकतांत्रिक इतिहास को काफ़ी गहराई से पढ़ा है, देखा है, तो ऐसे मौके पर उनके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े। त्यागी साहब, बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में केसी त्यागी साहब ऑफिस में करूँगा कि पहले राहुल गांधी का भाषण सुना आपने और अब प्रधानमंत्री का भाषण, और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? नहीं, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका मिला है, तो उन्हीं अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए जो सवाल होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री उनका जवाब देते हैं, दूसरा अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका ब्यौरा देते हैं। अब एक ताज़ा बहस चला दी कांग्रेस पार्टी ने, वो है चुनाव आयोग को लेकर के। मैं 1984 में, अब से 40 साल पहले मैंने पहला चुनाव लड़ा था और शाम को ही मुझको धरने पे बैठना पड़ा अपनी पार्टी के साथ। उस समय चौधरी चरण सिंह हमारे नेता होते थे और उत्तर प्रदेश में जगहों जगहों से आवाज़ आई थी कि बूथ कैप्चर हुए हैं। तो इस पर उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है चुनाव आयोग की गतिविधियों को चेक करने के लिए। तो मैं आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो है एक तटस्थ प्रक्रिया का अंग है, संवैधानिक है पद। 2014 में 2019 में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लिहाजा विपक्ष की बड़ी पार्टी के नाते नेता प्रतिपक्ष नहीं था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या के अनुकूल नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष बने, तो भी बड़ी पार्टी के नेता के नाते नेता प्रतिपक्ष को बुलाते थे। और एक और चीज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो संवैधानिक पद है और वो तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन यहां पर MS गिल साहब मेरे साथ राज्यसभा में रहे हैं, वो राज्यसभा के MP थे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और उनकी मृत्यु का समाचार जो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री MS गिल का निधन, ये मेरे लिए खतरनाक खबर भी है। बजाय CEC का निधन की खबर होती तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में, तो इस तरह की न्यूट्रलिटी उस जमाने में रही थी जिसका जिक्र हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं। दूसरा, मेरा थोड़ा पढ़ने का भी शौक है, उस नाते मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने एक किताब का जिक्र किया है, एक किताब का जिक्र मैं भी करना चाहता हूं और वो किताब है पंडित नेहरू के सबसे विश्वस्त IFS अधिकारी कुंवर नटवर सिंह जी की, जो पहले बैच के IFS अफसर थे और गांधी नेहरू परिवार के सबसे लाडले लोगों में से थे कि उनको भी जाकर के बाद में विदेश मंत्री बनाया गया। उन्होंने किताब लिखी है माई चाइना डायरी, मैंने पूरी किताब पढ़ी है। वो चले गए थे चाइना में एम्बेसडर होकर के, उन्होंने चीनी भाषा भी सीख ली थी और 1958 में चामेलाई यहाँ पर आए थे तो उनके साथ वो भी आए थे। तो माई चाइना डायरी में उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से हमारी विदेश नीति संचालित होती थी। 4 दिन तक चामेलाई यहाँ पर रहे लेकिन जॉइंट कम्युनिक जारी नहीं हो पाया। पंडित नेहरू कभी उनको मोरारजी भाई के पास भेजते थे, कभी गोविंद बल्लभ पंत के पास भेजते थे और निराशा में चामेलाई यहां से चले गए। और 1962 का जो चाइना डिबेकल है, शर्मनाक जो घटना है, वो इसके बाद घटी, जिसके बाद ऊंचे पैमाने पर हमारी जमीन पर चीनी सेना ने कब्जा किया और उसी में असफलता के दौर में उस समय के जो रक्षा मंत्री थे VK कृष्णा मेनन, उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज जब कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र इन सवालों को उठाते हैं, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। 1962 के डिबेकल के बाद ही
पहली बार संसद में पंडित नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। पंडित नेहरू के प्रति मेरे दिमाग में कोई दुर्भावना नहीं है, वो आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता थे, बड़े योद्धा थे, लेकिन उनकी चीनी जो नीति थी वो फेल हो गई। और एक और संस्मरण है कि रामलीला मैदान में मीटिंग होती है, पंडित नेहरू हैं, उसमें 1963 की बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहली बार लोकसभा में जीत त्यागी करके साहब, जाते हैं। यही संस्मरण सुनने के लिए आपको मैंने आमंत्रित भी किया था, तो मैं चाहूंगा कि बाकी वक्ताओं के पास थोड़ा सा चला जाता हूं, फिर ऐसे संस्मरण आपसे मैं लूंगा, क्योंकि जब भी हम लोग सुनते हैं आपके सामने तो बड़ा ही दिलचस्प होता है यहाँ पे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवानंद जी। शिवानंद जी नमस्कार। आप शायद सुन पाए कि नहीं, थोड़ा देर से जुड़े हैं। केसी त्यागी साहब हमारे साथ बोल रहे थे, जो कि जेडीयू के महासचिव भी हैं और पूरे लोकतांत्रिक परंपरा को बहुत लंबे समय से देखा भी है। तो मैं वहीं से शुरुआत करूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया कल, उसके बाद अब प्रधानमंत्री का भाषण, आपको लगता है कि खासतौर से विदेश नीति को लेकर के एक नेता के तौर पर तो ठीक था, लेकिन जब आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप होते हैं तो थोड़ा सा संयमित होना चाहिए था, और अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बैकफुट पर आती दिखेगी कांग्रेस? देखिए, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से आज तक 10 साल में भारत का जो जीडीपी देखिए, डेवलपमेंट देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से अभी 8वां वेतन आयोग की बात कर रहे, दिल्ली की इलेक्शन सामने रख के उन्होंने बात कर रहे। नरेंद्र मोदी जी 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। गरीबों के बारे में सोच नहीं है, फार्मर के बारे में नहीं है, युवा युवतियों के बारे में नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, इलेक्शन कमीशन से अपने हाथ में लेके काम करना, आज तक सिर्फ बातें हुआ है। अभी परसों भी अभी बजट हो गया लक्ष्मण जी, बजट सिर्फ बिहार, डबल इंजन सरकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही था, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बजट नहीं था। और ये बार-बार बोल रहे कि मैं 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री। लक्ष्मण जी आवाज आ रहा है? जी लक्ष्मण आ रही जी, आवाज आ रही है। जी आवाज 12 आ रही है। जी 12 लाख इनकम टैक्स की बात की है उन्होंने, सिर्फ 24 लाख लोग हालांकि हैं। शिवानंद जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि इन सारे मुद्दों पे सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल जवाब करना विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है, और राष्ट्रपति का भाषण के दौरान इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन बातें करते करते तक जो सीमा होती है, शायद उस सीमा से कहीं आगे तो नहीं निकल गए। आपके नेता राहुल गांधी जब विदेश नीति पर ये कहते हैं कि चीन विदेश मंत्री को 3 बार भेजा गया ताकि न्योता लाया जाए, वो भी बगैर तथ्यों के आधार पर, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी ये हाँ। हमारा नेता ने जो बोला है, हमारे पास प्रूफ के साथ, हम डंके के साथ बोल रहे हैं। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका भेजा था ट्रम्प के लिए, उन्होंने ट्रम्प ने ज्यादा ये नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन को मोदी साहब को लगा था ट्रम्प हार जाएगा, तो इसलिए ट्रम्प ने स्वागत के लिए प्रूफ तो सरकार मांग रही है, भाजपा के सांसदों ने प्रूफ मांगा भी, लेकिन प्रूफ अभी तक दिया नहीं गया। राधिका खेड़ा न है, हमारे पास प्रूफ है लक्ष्मण जी, और उसके वजह से आज जो राधिका जी, ये ठीक है। शिवानंद जी, एक मिनट आपके पास आऊंगा मैं, बाकी वक्ता जुड़े हैं उनसे मैं थोड़ा सा ओपनिंग कमेंट्स ले लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा से आऊंगा। राधिका जी, ये तो प्रूफ देने को भी तैयार है ऐसे मामलों पे। सर, मेरी वक्तव्य देने से पहले इनको बोलिए, जिस प्रूफ की बात कर रहे हैं आज उसी को दिखाई दें, फिर मैं आगे बोलती हूँ। इनके पास प्रूफ है, दिखा दें आज आपके शो पे। कहाँ है प्रूफ? बताइए सर, प्रूफ, या ये भी अपने नेता की तरह प्रूफ करके गायब हो जाएंगे? प्रूफ दिखाइए, आगे बात बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने कहा आपके पास प्रूफ है ना, आखिरी लाइन आपकी ये थी, हमारे पास प्रूफ है। आज देश देखना चाह रहा है सीएनबी की आवाज पे, प्रूफ कहाँ है? कितने बार अमेरिका आपके पास प्रूफ है? आपने अपने शब्दों में कहा कि आपके पास प्रूफ है, प्रूफ दिखाइए। हाँ है, दिखाइए। कल पार्लियामेंट में दिखाएंगे हम, कल पार्लियामेंट में दिखाएंगे, कल पार्लियामेंट में दिखाएंगे।
मेरी चाची की अगर मूछें होती तो वो चाचा कहलाती, और वो कहावत आप लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। राधिका बार जी, बार देश को आज अपमानित भी- करना, आज भी इसीलिए आप लोगों लोग ने 15 पूरा साल बाद भारत भी 100 हिंदुस्तान के पार बर्बाद नहीं कर कर दिया। पाए हैं। खैर, 10 हम लोगों के साल बीच में नहीं 10 बोली साल थी, नरेंद्र सुनने की मोदी क्षमता साहब के रखें। हाथ में दे मुझे के लगता है कुछ आपको भी कांग्रेस के प्रवक्ता डेवलपमेंट को नहीं, चुप विकास करवा नहीं। देना राधिका चाहिए। जी, मेरे बोलने का समय है, वो अपना झूठ बोल परोस ट्रम्प चुके हैं। ट्रम्प राधिका जी को ट्रम्प बोलने दीजिए। शिवानी जी आपके पास आऊंगा मैं, एक बार राधिका जी बोल लेती है, फिर आपके पास आऊंगा मैं। शिवानी जी धन्यवाद। आपके पास आऊंगा मैं। राधिका जी। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना एक बार फिर अपने नेता की तरह झूठ परोसने का काम किया। चाहे राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता लगातार एक संसद में और एक टीवी चैनल में झूठ बोलते हैं। कल राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर अपने पूरे भाषण में 34 टाइम्स चीन का नाम लिया। भारत की उपलब्धियों के बारे में और भारत की बारे में अच्छाई करने में कितनी बार उन्होंने चर्चा की। जब भारत की अच्छाई करने की बात आती है तो राहुल गांधी जो चीन के दोस्त है, छुप छुप के उनके साथ अलग अलग ट्रीटी साइन करते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। पूरा परिवार चाइनीज जो दूतावास आते हैं, चाइनीज लोग आते हैं बाहर से, उनके साथ छुप छुप के चाइनीज डिनर पे जाता है। वो भारत के बारे में बोलने में, अच्छाई करने में उनकी मुंह सिल जाता है। अब सोचिए, कांग्रेस को इतनी चिंता है, कांग्रेस को चीन की इतनी चिंता है, पर भारत की नहीं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए, राहुल गांधी को बोरिंग लगा। 40 लाख करोड़ रुपए सीधा जनता के खाते में गए, लेकिन राहुल गांधी को कोई दिलचस्पी नहीं। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी जब ये झूठ परोस रहे थे। सर, दिस इज नॉट करेक्ट। क्या चाइना का क्या राधिका जी प्रूफ दिखा रहे हैं? राहुल सर, जी वीडियो करके? मैं इनके बीच क्या में नहीं proof है बोली आपके थी। पास मैं अपना राधिका जी? वक्तव्य पूरी इधर तरह बैठ से के फिर से आप शुरू बड़े-बड़े करूंगी। बात इस कर रहे तरीके हैं। की डिबेट मैं नहीं कर एक मिनट सकती। मैं यहाँ पे शिवानंद जी, इनके एक साथ मिनट बोलने राहुल दीजिए। गांधी जी चाइना राधिका जी आप बोलिए। राधिका जी आप बोलिए। उनके शिवानंद जी एक मिनट रुक जाइए, बोल लेती है राधिका जी, फिर आपके पास आऊंगा मैं। उम्मीद करती हूँ मेरा समय दिया जाए। नहीं, आपकी बात सुन लिया गया था। जितनी कांग्रेस को चीन की चिंता है, भारत की नहीं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आते हैं, राहुल गांधी को बोरिंग लगता है। 40 लाख करोड़ सीधे जनता के खाते में जाता है, राहुल गांधी को उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ चीन दिखाई देता है। देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, पर राहुल गांधी को इसकी परवाह नहीं, उनको फिर ये बात बोरिंग लगती है। यही कांग्रेस की राजनीति है। भारत को कमजोर बताओ, डर फैलाओ और खुद को बचाओ। आज प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष की नींद हिला दी। आज उन्होंने आर के लक्ष्मण जी का ये ऐतिहासिक कार्टून दिखाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने ये कार्टून नहीं देखा है उनको दिखाना चाहती हूँ। ये ऐतिहासिक कार्टून है। इसमें आप देखिए, ठेले के ऊपर आर के लक्ष्मण का कार्टून है, जिसपे ठेले के ऊपर विमान बैठा हुआ है। देखिए, अब यही बात है। पिछले 5 दशक इन लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की यही हकीकत थी। भारत को ठेले पे धकेलते थे, लेकिन उड़ने नहीं देते थे। आज वो दौर खत्म हो चुका है। आज मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में भारत ठेले से उठकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने वाला राष्ट्र बन रहा है। लेकिन ये बात राहुल बाबा को बहुत बोरिंग लग रही है। पहले जब कांग्रेस गरीबी के झूठे नारे देती थी और आज मोदी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए, तो राहुल बाबा को बोरिंग लग रहा है। पहले कांग्रेस कहती थी 1 रुपया निकलता है 15 पैसे पहुंचता है, और आज जब मोदी सरकार ने दलालों को हटाकर 40 करोड़ रुपए सीधा जनता को दिया है, तो फिर इनको बोरिंग लगता है। पहले घोटाले कांग्रेस करती थी, मोदी सरकार के आने के बाद 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। पैसा जनता का जनता के पास और सरकार के पास रहा, तो राहुल गांधी को बोरिंग लगेगा। पहले आज कांग्रेस के मित्र शीश महल बनाते हैं उनके साथ मिलके, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? 12 करोड़ शौचालय बना रही है और 12 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचा रही है। तो जाहिर सी बात है, ये सब बोरिंग लगेगा ही लगेगा। तो फर्क यही है कांग्रेस और मोदी सरकार में। राहुल गांधी को चीन की चिंता है, चीन के साथ ट्रीटीज करनी है, उनके साथ डिनर करने हैं, लेकिन मोदी जी को भारत की तरक्की की चिंता है। ये कार्टून बिल्कुल बढ़िया ढंग से कांग्रेस के राज्य को समाप्त करता है कि वो क्या करते आ रहे थे। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है कि मोदी सरकार मां का मास्टर स्ट्रोक ये है कि अब भारत ठेले पर नहीं है, जहाज में है और उड़ान भर रहा है। देश का नाम आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जैसे मोदी जी ने, आपको याद होगा, बताया कि कितने मेडिकल कॉलेज, 50 साल से ज्यादा इनकी सरकारें रही, 300 कुछ मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए। उससे एग्जैक्टली मतलब जितने उन्होंने 50 साल में बनाए, उतने हमने अपने 10 साल की सरकार में बना दिए। इससे यह साबित होता है कि कितना पीछे भारत को ये रखना चाह रहे थे। ये भारत के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे, सिर्फ एक परिवार के खाते भरना चाह रहे थे। और बार बार लगातार इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसको स्वयं राजीव गांधी ने अपनाया।
बिल्कुल। यहाँ पे राधिका जी मैं आपके पास आऊँगा दोबारा से। अनमोल पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनमोल जी, सुना आपने प्रधानमंत्री का भाषण, उन्होंने तो कहा कि हम पैसे बचाते रहें, यहाँ तो लोग शीश महल बनाते रहें। तो दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर भी काफ़ी तगड़ा प्रहार किया है। देखिए लक्ष्मण जी, जैसे सड़कों पे प्रधानमंत्री गालियां दिया करते थे, वैसे ही संसद में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी को गाली देने में। लेकिन हमने दिल्ली की जनता से वोट काम पे मांगा है। हमने दिल्ली की जनता को कहा है कि हम आपका प्रति महीने प्रति परिवार 25,000 रुपए महीना बचाते हैं, आपको 24 घंटे मुफ्त बिजली देके, 24 घंटे मुफ्त पानी देके, 24 घंटे मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा देके, 24 घंटे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देके, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देके, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देके, और अगर हमें चौथी बार चुना जाता है तो 2100 रुपए प्रति माह हर महिला को जो है महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा, और बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस बात से भारतीय जनता पार्टी जो है वाकिफ है कि दिल्ली में उनकी जमानत जब्त होने वाली है और आम आदमी पार्टी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। लेकिन माननीय मोदी जी को ये बताना चाहिए था कि पिछले 10 साल से इसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिया कि लोग वादे करते हैं, भूल जाते हैं, हम वादा करते निभाते हैं। तो आप लोग जो वादा कर रहे हैं इस पे भी उन्होंने कटाक्ष किया, वैसे इसका जवाब दिया अपने भाषण में। मैं बता देता हूं ना, वादे मैं बताता हूं। 16 मई 2014 को वेस्ट बंगाल की रैली में मोदी जी ने कहा था कि रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करारा तमाचा मारा है भाजपा सरकार के मुंह पे, ये कहते हुए कि भाई 10 साल से तुमने इन्हें बसाया हुआ है, इन्हें कब बाहर निकालोगे। उस पर मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी कहते थे जी आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं करने दी जा रही। हरियाणा की जनता को वादा करके आए थे चुनाव से पहले कि आयुष्मान योजना से लाभ होगा। देखो आयुष्मान योजना का सच, 600 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल जो है उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि 500 करोड़ का बकाया है जो सरकार दे नहीं पा रही। ये रही आयुष्मान योजना की इनकी सच्चाई। 9.8 लाख जो है बेनिफिशियरी से मोबाइल नंबर से। संक्षिप्त में जवाब दीजिए, बाकी हर्षवर्धन त्रिपाठी और अभिज्ञान प्रकाश जुड़े, उनके पास जाऊंगा। एक मिनट राधिका से जवाब ले लेता हूं। ठीक है, नहीं आपने जो बातें की उस पर ठीक है 10 सेकंड आपको देता हूं। चल ठीक है 10। ये 2022 तक पक्का मकान देने का वादा किया था दिल्ली वालों को। आज 15 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं पक्के मकान के लिए, उस पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। रोजगार पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। बजट जो है ठीक है, अनमोल जी अब रुक जाइए, समय कम, काफी लोग हैं, आपके पास आऊंगा मैं। राधिका खेड़ा, राधिका आप जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में, फिर मैं जाऊंगा हर्षवर्धन जी के पास और अभिज्ञान जी के पास। 1731 कॉलोनियों को हमने रेगुलराइज किया। आप लोगों ने गरीबों से, अरविंद केजरीवाल ने 1-1 लाख रुपए दे दिए ये वादा करके कि उनको घर दिया जाएगा, लेकिन वो घर बने नहीं, अपना शीश महल बना लिया। आपने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था। आज सीएनबीसी आवाज पर आप बता दीजिए 100 स्कूल, 500 तो छोड़िए, आप 100 स्कूल बता दीजिए जो आपने बनाए। और आपने क्लासरूम्स की जगह टॉयलेट्स को क्लासरूम गिनाने का काम किया। आपने कहा था कि दिल्ली में अस्पताल बनेंगे, एक अस्पताल जो है दिलशाद गार्डन में बना रहे थे वो तक खंडर बन गया। आप लोग कुछ भी नहीं किया। और आपने अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, काम पे विश्वास करते हैं और हम काम में दिखाते हैं। और मैं इनका चैलेंज स्वीकार करता हूं। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, मैं आप दोनों के पास आऊंगा फिर से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आमतौर पे प्रधानमंत्री का भाषण ऐसे मौके पर मुझे ये ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आक्रामक होगा और बहुत ही तीखा होगा, हमलावर होगा, लेकिन पता नहीं इस बार प्रधानमंत्री का भाषण मैंने पूरा सुना, बड़ा ही संयमित, या फिर कहें कि पॉलिटिकल कह रहे हैं, या फिर जैसा मतलब वो आक्रामकता दिखी नहीं, वो तीखापन दिखा नहीं, बहुत ही सधा हुआ संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। क्या इसका संकेत माना जाए? देखिए, मुझे लगता है कि बजट अभिभाषण पर वो जवाब दे रहे थे और जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय पर एक बहुत, जिसको कहें कि असहज करने वाली, लोकतंत्र को थोड़ा सा कमजोर करने वाली और नेता विपक्ष के तौर पर जो भूमिका राहुल गांधी की होनी चाहिए उसको और धूल धूसरित करने वाली। क्योंकि अगर राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कह रहे हैं और सोनिया जी को बहुत थका हुआ बेचारी इस तरह से लग रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन सारी बातों का जवाब भी देना था और नेता के तौर पर, सदन के नेता के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो एक भूमिका उनकी थी वो भी स्पष्ट तौर पर रखनी थी। मुझे
जो जिसको कहते हैं ना कि अंडरलाइनिंग जो दिखी, एक तो ये कि बार बार राहुल गांधी बोलते रहते हैं, अभी कास्ट सेंसस का बार बार वो बात कर रहे थे, और जब वो तेलंगाना की बात करते हैं तो नया क्या बता दिया, लेकिन उनको शॉकिंग लग रहा था, मतलब शब्द यही इस्तेमाल किया उन्होंने उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जबकि सबको पता है कि यही है। तेलंगाना में क्यों नहीं उन्होंने किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को या किसी दलित जाति के व्यक्ति को, उस समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया? जो कैबिनेट में तेलंगाना के मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत कम है। और मैं बार बार कहता था, आज प्रधानमंत्री ने उसको दूसरे तरीके से कहा। मैंने ये कहा कि भाई इतना ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों की चिंता है तो वायनाड तो मुस्लिम बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां क्यों अपनी बहन प्रियंका को भेज दिया? जो रायबरेली है वो तो ब्राह्मण और पासी समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, तो क्यों नहीं वहां किसी और को अवसर दे दिया, किसी पासवान को दे देते टिकट? लेकिन ये नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कोई कालखंड बताइए जब एक ही एससी परिवार के 3-3 लोग संसद पहुंच जाएं, एक ही एसटी परिवार के 3-3 लोग संसद पहुंच जाएं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र आप बार बार कह रहे हैं कि मर्यादा लांघी गई क्या, चीन को मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी क्यों करते हैं? भारत की बार्गेनिंग पावर को कंट्री के तौर पर कम करने की कोशिश क्यों करते हैं? और जब अब जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो उन्होंने JFK फॉरगॉटन क्राइसिस उस पुस्तक का हवाला दिया, अब जब उदाहरण आएंगे तो फिर कांग्रेस हमलावर होगी कि देखिए ये तो नेहरू जी के ऊपर हमला कर दिया, ये क्या कर दिया। लेकिन जो तथ्य हैं वो तो सामने आएंगे, और मुझे लगता है बहुत सलीके से मिडिल क्लास, कास्ट, और जो सबसे बड़ी बात कि देश के लिए बदला क्या है मोदी सरकार में, वो सब उन्होंने बताया। और एक लाइन में, दिल्ली का चुनाव है तो कैसे केजरीवाल जी छूटते, जकूजी और स्टाइलिश शावर और हम नल से जल, ये प्राथमिकता है, तो ये भी उन्होंने करने की कोशिश की। बिल्कुल, इसके बिना तो मुझे लगता है कि ये बात अधूरी रह जाती, क्योंकि जिस तरीके से अपनी उपलब्धियों को भी गिनाना और कटाक्ष भी करना दिल्ली चुनाव से ठीक पहले एक स्वाभाविक सा था। लेकिन एक जो बात आपने कही, अभिज्ञान प्रकाश जी आपसे मैं इस पर कमेंट लूंगा कि बार बार राहुल गांधी क्यों चीन को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, ये एक बड़ा सवाल था। जब राहुल गांधी का भाषण हुआ उसके बाद भी जितने सांसद निकले संसद से बाहर, तो वैसे अनौपचारिक बातचीत हुई, कई लोगों ने इस पर आश्चर्य प्रकट किया। अभिज्ञान जी। जी देखिए, ये बड़ा मैं इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं, और चाइना की जो डोमिनेंस रही है पिछले 25 सालों की, पहले उसको समझने की जरूरत होगी। पहली बात तो किसी भी नेता को चीन का उदाहरण अपने फायदे के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ताकतवर देश है और चीन ने बहुत ऐसी हरकतें की हैं हमारे साथ और बाकी लोगों के साथ जो बड़ी अशोभनीय हैं अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखकर देखा जाए। लेकिन साथ में ये भी हकीकत है कि चीन की डोमिनेंस बड़ी है। प्राथमिकता हमारी भारत की है। आज आप अमेरिका को अगर देखिए तो यही अमेरिका क्या भाषा बोल रहा था कोविड के समय में और इनके नेता चाइना को लेकर, और आज क्या स्थिति है वो बिल्कुल ही बदली हुई है। ठीक है, वो हर तरह का ट्रेड करने के लिए, ऐसा लगता है उसकी संभावनाएं तलाशने के लिए तैयार है। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो डोमिनेंस है बात उसकी है, इंडिया का जो अचीवमेंट है बात उसकी है। आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि राहुल गांधी चीन को क्यों आगे दिखाना चाह रहे हैं। मैंने राहुल गांधी का भाषण नहीं सुना तो इसलिए मुझे उतना डिटेल से नहीं पता, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री की बातों को सुना तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है जो नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि अल्टीमेटली कोई और कंट्री नहीं, कंट्री तो हमारी है, हमारी समस्याएं हैं, हमारी तरक्की है, हमारा ग्रोथ है, कंट्री तो हमारी है। तो आप अच्छे उदाहरण ले लीजिए, चीन के बहुत खराब उदाहरण भी है जिसकी दुनिया आलोचना कर चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी एक जगह और डोमिनेंस ऐसी बनाई है कि आप उनको नजरअंदाज नहीं कर पाते। नहीं तो ऐसा एक समय लगता था कि शायद कोविड के बाद पूरी दुनिया ही चीन को रिजेक्ट कर देगी, धारणा सी ऐसी क्रिएट की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब स्थितियां बिल्कुल ही बदल चुकी हैं अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखिए। इसलिए मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसको इंपॉर्टेंस दूंगा अभी आज के दिन, क्योंकि वो रिप्लाई में प्राइम मिनिस्टर ने कहा जहां डोमिनेंस हमें देखनी होगी कि हमारे देश की कहां पर जाती है और हम उस स्थिति में
अगर हम जियोपॉलिटिकल बैलेंस को देखने की कोशिश करते हैं, बहुत पेचीदगी वाला इतिहास है। कुछ किस्से त्यागी साहब ने आपको बताया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं चाइना को लेकर। ये कोई पहली बार नहीं है कि ये सब चर्चा हो रही है, तो वो अलग विषय ही पूरा अलग है चीन पर चर्चा। लेकिन मैं ज्यादा फोकस्ड हूं इस बात को लेकर कि हम अपने अचीवमेंट्स पर चर्चा करें, किसी भी सरकार का हो, और जिस सरकार काबिज है इस वक्त उसके प्रधानमंत्री का उस पर चर्चा करना मेरे लिए बहुत जायज बात है। ठीक है, ये बहुत ही जायज़ बात है, इस पे मैं आऊँगा आगे चल करके केसी त्यागी जी आपके पास। लेकिन चीन का चूंकि मुद्दा चला है तो शिवानंद जी, जब चीन की बात हुई तो उसके जरिए विदेश नीति की चर्चा की गई और प्रधानमंत्री ने जिस किताब का जिक्र किया है JKF फॉरगॉटन क्राइसिस, उस किताब के जो अलग अलग कुछ टुकड़े हम लोगों के पास हैं, उसे देख के तो लगता है कि अगर ये सार्वजनिक हो जाएंगे तब तो कांग्रेस के लिए बड़े शर्मनाक स्थिति हो जाएगी। वो शायद आप तक पहुंच चुके हैं वो टुकड़े। देखिए 10 साल में मोदी साहब बैठे हैं देश के पंतप्रधान, तो करो जो करना है। CBI ED इनकम टैक्स तो कर रहे, नहीं वो JKFS के फॉरगॉटन क्राइसिस की किताब जो मोदी साहब ने नहीं लिखी है, ये तो उस वक्त के लेखक ने लिखी है जिन्होंने कई सारे ऐसे बहुत ही संवेदनशील बातें लिखी हैं जो वाकई शर्मसार करने वाली है। हाँ देखिए, मोदी साहब देश के पंतप्रधान जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सम्मानित है, लेकिन एक मर्यादा रहता है। उन्होंने अभी राम मंदिर अयोध्या में बनाया, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? उस बारे में आप लक्ष्मण जी पूछते नहीं कभी? राधिका जी को पूछिए, बीजेपी प्रवक्ता मेरी बहन को पूछिए। राष्ट्रपति का इतना इतना सम्मान करते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान बिना बताए, भारत को बिना बताए जाके बिरयानी खाया नरेंद्र मोदी जी, वो चलता है, वो पूछिए। उन्होंने जाके 10 लाख का कोट डाल के आज कहाँ गया इटली, आज कहाँ गया पाकिस्तान, आज गया अमेरिका ट्रम्प ने नहीं बुलाया तो आपको इतना मिर्ची लगने की क्या जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोदी साहब पूरी तरह से फंस गए। उसकी वजह से अभी अमेरिका से लोग इंडिया आ रहे हैं, पहले से 2 करोड़ नौकरी फेल्योर है। आपने वो प्रूफ निकाला कि नहीं? राधिका जी मांग रही थी, आपने वो प्रूफ निकाला कि नहीं जो प्रूफ की डिमांड राधिका जी कर रही थी? मैंने राधिका जी को बोला है कि प्रूफ हम कल पार्लियामेंट हाउस में दिखाएंगे। अच्छा ठीक है राधिका, ठीक है, ऊपर पार्लियामेंट हाउस में दिखाएंगे तो फिर उसको देखा जाएगा। केसी त्यागी साहब, चूंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और चीज का जिक्र किया जो जातिगत जनगणना के आधार पे जो इस तरह की चर्चा हुई उसका एक काट दिया। उन्होंने बताया किस तरीके से MBBS की सीटें SC की बढ़ी हैं, OBC की बढ़ी हैं, ST की बढ़ी हैं, कई मायनों में 2 गुना 3 गुना तक हुई है। तो जातिगत जनगणना वाले मुद्दे को लेकर के इस तरह का तथ्य प्रस्तुत करना आपको कितना ठोस लगता है? काउंटर मैं इनके पिताश्री के साथ, मैं राहुल जी के पिताश्री के साथ, आवाज आ रही मेरी आपको? नहीं, हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आवाज आई? हाँ आ रही है। मैं नवी लोकसभा में था और हमारे नेता VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की, जिसका तीव्र विरोध हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं इनकी पार्टी ने किया। जिसका बड़ा सबूत ये है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया उनके खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ वोट दिया, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का सदन में नेता होने के नाते जो भाषण है, वो मेरे मित्र को बड़ा शौक है कांग्रेस वाले को जानने का, तो मेरे पास है, मैं कल भेज दूंगा। 3 गिलास तो पानी पिया और जाति के आधार पर पिछड़ी जातियों का आरक्षण नहीं होना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने भाषण दिया। क्योंकि मैं उस लोकसभा में था तो मेरी बात का यकीन कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब बिहार में जाति सर्वे होता है, आप भी और आपकी मित्र पार्टी भी RJD कहती है कि ठीक नहीं है, और कल राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमने देखिए वहां पर जातिगत सर्वेक्षण करवाया है। एक और चीज आपकी जानकारी के लिए लाऊं, चूंकि मैं उस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, जब मंडल कमीशन लगा था उस समय पिछड़ों की आबादी 52% मानी गई थी, और जब नीतीश कुमार जी ने किया है वहां पर सर्वे, अब 64% मानी गई है। तो कल जो राहुल जी कह रहे थे, मुझे अच्छा है कि
कि जो सवाल हमने 70-80 के दशक में उठाए थे, आजकल वो भी उठा रहे हैं। हम तो खुद मानते हैं कि जब आरक्षण, जब पिछड़ों की जातियां इतनी हो गई हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी कर दिया है, तो आरक्षण की सीमा तो 50 पार हो गई। तो अब ये और भी कैप खत्म हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं राष्ट्रपति के विरुद्ध जो टिप्पणी की गई है उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में। और मैं अपने कांग्रेस मित्र को, जो मेरे दोनों साथी बैठे हैं, हर्षवर्धन जी भी और मेरे दूसरे मित्र जो पहले बहुत पुराने हैं, अभिज्ञान जी, ये दोनों उस समय जरूर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे जब ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति बने थे। ज्ञानी जैल सिंह जी का एक बाकायदा इंटरव्यू है कि अगर इंदिरा जी कहेंगी तो मैं झाड़ू भी लगाने को तैयार हूं। ये तो स्तर था राष्ट्रपतियों का। लेकिन इन्हीं राष्ट्रपति के विरुद्ध ये मेरे सामने चौधरी देवीलाल जी से एक निजी वार्ता में कहा कि मेरी राष्ट्रपति भवन की जासूसी की गई, और जब वो रिटायर होने के बाद गए तो देवीलाल जी ने शिकायत की कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, तो आपने उनको ओथ क्यों दिलाई? उसने कहा मुझ पर दबाव था ये तो मेरी कौम का। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं त्यागी, जो आपने किस्सा सुनाया है यहाँ पे। बिल्कुल शिवानंद जी, राष्ट्रपति के पद को लेकर जो संस्मरण त्यागी जी ने कहा, और खास तौर से आरक्षण को लेके जो उस वक्त के आपके नेता ने कहा था, दोनों तो बातें आप लोगों के लिए बड़ा ही मतलब चौंकाने वाला है। शिवानंद जी देखिए, त्यागी सर जो अभी बता रहे थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े नेताजी है, उनको ये पता नहीं है अयोध्या में राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तब राष्ट्रपति मुर्मू जी को बुलाए नहीं। आज भी मैं परसों ही मैंने एक एप्लीकेशन डाला था राष्ट्रपति को मिलने के लिए, पीएमओ ऑफिस में मेरा आधार कार्ड, मेरा सब डिटेल भेजा। आज तक सिर्फ पीएमओ के ऑफिस में कंट्रोल में राष्ट्रपति को कोई बीजेपी का कोई आरएसएस हो किसी ने भी अनुमानित नहीं। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को राम मंदिर के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन राम मंदिर का आमंत्रित नहीं किया जाना से ज्यादा शर्मनाक है कि जासूसी करना, जो त्यागी साहब बता रहे हैं। देखिए, त्यागी साहब जो बता रहे, उनके पास जासूसी किया है। तो राधिका खेड़ा को जोड़ना चाहते हैं। राधिका जी को जोड़ना चाहते हैं। आज इनको बोलता हूँ कि उनके जासूसी करना है तो दिखा दीजिए, क्या प्रूफ है? त्यागी साहब को पूछना चाहता हूँ। ऐसे बैठ के बड़े बड़े बातें करके लक्ष्मण जी नहीं चलता है। त्यागी सर को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जासूसी किया बताइए। सिर्फ न्यूज़पेपर में आया, कोई भी छपाया, ऐसा नहीं चलता है। क्या जासूसी किया बताइए। ठीक है, एक मिनट। मेरे दो मित्र पत्रकार बैठे हैं जो स्वतंत्र भी हैं और निर्भीक भी हैं। मैंने इन दोनों पत्रकार मित्रों को गवाह बनाना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति भवन की जासूसी की जा रही थी कि नहीं की जा रही थी। इस तरह का आरोप दोनों पत्रकार मित्रों से पूछ लेता हूं। एक तो इन दोनों ऐसा करते हैं त्यागी जी, त्यागी जी दोनों पत्रकार मित्रों से पूछ ही लेता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हाँ ठीक है त्यागी जी बोलिए। नहीं, नंबर दो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुए बगैर अरुण नेहरू जी चाहते थे कि राजीव गांधी जी की ओथ हो, जिसका लोगों ने विरोध किया कि ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं हुई। और एक स्टेज पर आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग, राष्ट्रपति के बगैर उपराष्ट्रपति से शपथ दिलाओ। ज्ञानी जैल सिंह के लिए इतना शत्रु भाव अभिज्ञान प्रकाश जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मैं गवाह के रूप में पेश कर रहा हूं। बिल्कुल, दोनों गवाह को सामने लाया जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फिर अभिज्ञान जी आपके पास भी आऊंगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि त्यागी जी जो कहेंगे वो तथ्य नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई ऐसा लोभ नहीं दिखता है जिसकी वजह से वो कोई ऐसी बात कहेंगे। वो तथ्य बता रहे हैं और उनकी जो बहुत लंबा अनुभव रहा है, हमारा तो बहुत छोटा पत्रकारिता का जीवन है। लेकिन मैं कहता हूं चलिए पुरानी बात छोड़िए, ताजा याद दिलाता हूं जिससे कि ज्यादा आसानी हो जाएगी। यूपीए शासन काल में वित्त मंत्रालय में बगिंग की खबर तो किसी को भूली नहीं होगी ना। थोड़ा ज्यादा पुराना छोड़ देते हैं, चलिए नए वाले पे आ जाते हैं। वो खबर थी या नहीं थी? और ये तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं उनको भी याद होगा, अभी किसी को याद कर लीजिए।
और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि चाहे वो प्रतिभा पाटिल जी रही हो या ज्ञानी जैल सिंह जी रहे हों, जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति बने थे और जिन वजहों से बने थे उसका जिक्र बार बार करना वो उस पद को कमतर करता है, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। एक दूसरा गवाह अभिज्ञान प्रकाश, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा ब्रेक पे। हर्षवर्धन जी ने सही बात की। देखिए, त्यागी जी का बहुत अनुभव है और बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, तो मैं उनकी बातों को काउंटर तो बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन यह भी सच है जो त्यागी जी कह रहे हैं कि बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास है जासूसी करने और करवाने का, तो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स में हम नहीं जाएंगे। हर्षवर्धन ने जो पॉइंट आउट किया ये भी पब्लिक नॉलेज में आ गया था जब फाइनेंस मिनिस्ट्री पर मतलब संगीन मसला था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में बगिंग हो रही है, तो ये भी पब्लिक नॉलेज में आ गया था। तो इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई हैं हिंदुस्तान की सियासत में, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसकी लीपापोती जरूर की जाती है, इसके अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इस पर सत्ता के गलियारों में अलग अलग थ्योरीज होती हैं, लेकिन ऐसा होता है ये तो सत्य है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, और मैं छोटा सा कमेंट राधिका खेड़ा आपसे, चूंकि हाँ राधिका खेड़ा छोटा सा कमेंट, हमें ब्रेक पे जाना है, हमें ब्रेक पे जाना होगा। राधिका खेड़ा छोटा सा कमेंट। अभिज्ञान जी मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। अभिज्ञान जी आपको दोबारा, राधिका खेड़ा जी संक्षिप्त में बताइएगा। हाँ, जो त्यागी जी ने बताया वो कटु सत्य है और ये इतिहास है कांग्रेस का, और जो प्रेजेंट भी था, बहुत पुराना इतिहास नहीं जाएंगे, जब यूपीए की सरकार थी तो आप छोड़िए कि मंत्रियों, प्रेसिडेंट और किनकी जासूसी करी जाती थी। राहुल गांधी यूपीए सरकार में अपने खुद के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष, अपने पार्टी के एआईसीसी सेक्रेटरी, उन तक की फोन की टैपिंग करते थे और उनकी डिटेल्स और उनके पास सारी होती थी कि कौन किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है। इनके डीएनए में है अपने ही लोगों के ऊपर जासूसी करना, इसीलिए इनको चीन के साथ बड़ा मजा आता है। चीन की इतनी चिंता रहती है क्योंकि वो लगातार भारत की जासूसी करते हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रही हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ये मानेंगे नहीं लेकिन ये अंदर से जानते हैं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का ये जानता था जब यूपीए की सरकार थी कि उनका फोन राहुल गांधी की टीम ही टैप करवा रही है और क्या क्या बात। हमें ब्रेक पे जाना होगा, राधिका खेड़ा जी, ब्रेक पे जाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो बयान प्रधानमंत्री का आया है कि जकूजी लगाया जाना, स्टाइलिश शावर लगाया जाना और युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर आना। ये तीनों बयान इस वक्त के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोगों की राय लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति का ये भाषण पर। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का जो भाषण था, इन सब के क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊँगा कि इस पूरे बयान के बाद, राष्ट्रपति के भाषण पर प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, अगर मोटे तौर पर हम देखना चाहें कि यहाँ से क्या पॉलिटिकल डायरेक्शन निकलता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि ये अब फिर आगे पूरे बजट सत्र की रणनीति को तय करेगा और फिर आगे चल के विपक्षी पार्टियों की रणनीति को तय करेगा। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने ये पूरी तरह से अब तय कर लिया है। अभी तक के भाषणों में क्या होता था कि तंज होता था, थोड़ा बहुत हास्य विनोद होता था, लेकिन आज के इस भाषण में जो प्रधानमंत्री ने जिन संदर्भों का हवाला दिया है वो उस जगह पर जाते हैं कि अगर राहुल गांधी यही अपनी एक, जिसको कहें कि उन्होंने तय कर लिया है कि इसी दिशा में चलना है, तो उनके ऊपर वो हमले बहुत तीखे होने वाले हैं। आपने पिछली बार देखा था कि जब लगातार राहुल गांधी वो टी शर्ट प्रिंट करा कर रोज ले जा रहे थे, नई वो और प्रियंका, तो भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाए गए आज तक उसका जवाब नहीं आया, जिसमें जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार के लिंक की बात कही गई। अब जो JFK फॉरगॉटन क्राइसिस पुस्तक का हवाला दिया गया है, उसके जो संदर्भ आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और वो ये भी बताते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में किस तरह से भारत के हितों के साथ मतलब कंप्रोमाइज किया गया या करने जैसा दिखा। अब इस पर डिबेट हो सकती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी यही रणनीति तय करने वाली है
कि वो सदन नहीं चलने देगी, बिना वजह की बातों पर हल्ला हंगामा करेगी, किसी विदेशी रिपोर्ट के हवाले से ये सब करेगी, तो अब ये सारे संदर्भ खुलेंगे और ज्यादा हमलावर रहेगी भारतीय जनता पार्टी। ये आज के बजट अभिभाषण के उत्तर से साफ हो गया है। बिल्कुल ज़्यादा हमलावर रहेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सबसे ताज़ा जो घटनाक्रम सबसे नज़दीक जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव है। उससे पहले अनमोल पवार जी, जो प्रधानमंत्री ने आखिर जाते जाते तक एक बार फिर से जो आम आदमी पार्टी की कमज़ोर कड़ी या फिर कमज़ोर नस मानी जाती थी उसको दबा के चले गए हैं अपने भाषण में कि जकूजी और फिर स्टाइलिश शावर युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर आए हुए हैं। तो ये लगता है कि वाकई थोड़ा सा जो है बैकफुट पे ला दिया है आम आदमी पार्टी को। लक्ष्मण जी, लगभग 45 मिनट बाद जब मुझे पहले मुश्किल से 1 मिनट बोलने का समय मिला, मैं शुक्रिया करता हूं आपका कि पूरा समय देता हूं, आपका पूरा समय, आपको पूरा समय देता हूं, आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज आजादी के 75 साल बाद देश की हालत पता है इतनी खराब क्यों है? क्योंकि मीडिया जो है वो ज्यादा चिंतित है कि किसका टॉयलेट सोने का है, हीरे का है, कौन कितने घंटे टॉयलेट पे बैठता है, कौन कब जाता है, कब आता है। जब राधिका खेड़ा जी ने सवाल पूछा ना कि कितने स्कूल बने थे, तो मैंने उन्हें चैलेंज किया था कि मैं स्कूल के नाम बताता हूं। मेरे पास 500 स्कूल की लिस्ट है, लेकिन आप वो जानने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। आप ये बताइए ना 500 स्कूल जो आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं उनको बताइए, अब और चेक किए जाएंगे। अब बीच में इंटरप्ट किया जा रहा है। जो आपने बनाए हैं, ये तरीका है। देखिए बीच में इंटरप्ट ना करें। हालत आज जो है, राधिका जी वो बता रहे हैं, राधिका जी वो बता रहे हैं, राधिका जी वो बता रहे हैं, अनमोल जी बता रहे हैं आपको, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं अनमोल जी। हाँ बोलिए अनमोल। ऐसा है ना, आज जब असल मुद्दों पे, कल देश की राजधानी का चुनाव है और जब असल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए कि किस सरकार ने विश्व स्तरीय शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, मूलभूत सुविधाएं दी, जो हमारा संविधान भी कहता है कि हर आदमी को मिलनी चाहिए, जो आज केवल डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करता है। देखिए कहाँ पे है, देखिए आप इंटरप्ट मत करिए, अरे सुनो, पहले सुनो। ऐसा अनमोल जी, लक्ष्मण जी ये कोई तरीका नहीं है ऐसा। नहीं राधिका जी एक मिनट साथ, राधिका 10 सेकंड। हाँ अनमोल जी बताइए, आप बताइए उनके। लक्ष्मण जी, हाँ जी, देखिए पेन पेपर लो और लिखो। SOSC सेक्टर 18 रोहिणी, सेक्टर 23 रोहिणी, सेक्टर 21 फेज 2 रोहिणी, राणा प्रताप बाग, कोहाट एनक्लेव, खिचड़ीपुर, डेसू कॉलोनी, IP एक्सटेंशन, गौतमपुरी, द्वारका सेक्टर 6, द्वारका सेक्टर 5, द्वारका सेक्टर 22। पेन पेपर लिख लो, 500 हैं, लिख लो, भूल जाओगे फिर। गजनी वाली याददाश्त है तुम्हारी। द्वारका सेक्टर 19, दरियापुरा कला, एंड्रयूजगंज, AFPS जरोदा कला, सेक्टर 27 रोहिणी, F1 F2 ब्लॉक सुंदर नगरी। लिखो भाई साहब, लिखो ना, हाथ क्यों खड़े कर लिए? नसीरपुर द्वारका 100 कमरों का, रोहिणी सेक्टर 41 76 कमरों का, रोहिणी सेक्टर 41 CF3 72 कमरों का, लाडपुर गांव 51 कमरों का, द्वारका सेक्टर 16 88 कमरों का, द्वारका सेक्टर 80 कमरों का, ठीक है कमरों का, जहांगीर। अब लिस्ट गिनाना बंद कर दीजिए अनमोल जी। अब लिस्ट गिनाएंगे तो पूरा हमें 2 घंटे का शो और करना पड़ेगा। एक मिनट अनमोल जी, अब मोटा मोटी बता दीजिए इनको कि कितने स्कूल, कितने अस्पताल बनाए आप। सुनिए, अब सुनिए लक्ष्मण जी, सुनिए, हमारी जिम्मेदारी जो है ना, आपकी एज पत्रकार और हमारी एज पार्टी, हमारी देश के आम आदमी के प्रति जिम्मेदारी है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके मुद्दे उठाए जाएं। ये नहीं सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन कौन से टॉयलेट में जा रहा है और कौन कहां जा रहा है। ये हालत आज इसलिए आई है क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। भाजपा ने ना झुग्गी दी, ना मकान दिया, पूर्वांचलियों को धोखा दिया। आज पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं। 10 लाख रोजगार का वादा किया था, वो नहीं किया। 10 कॉलेज 200 स्कूल का वादा किया था, वो नहीं किया। इन्होंने वादा किया था। अनमोल जी, अब 3 मिनट आपने बोल लिया, अब आप बाकी वक्ताओं को बोलने दिया जाए। 3 मिनट आपने बोल लिया, बाकी वक्ताओं को बोलना दिया जाए। इन्हें ये बताना चाहिए। आप 15 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म करिए, फिर ये बताएंगे जो बताना चाहिए। देश में आज क्या हालत है महिला सम्मान 15 सेकंड और। इनके पास पैसे नहीं है महाराष्ट्र में। ये देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो वंचित कर दी गई मध्य प्रदेश में। ये देखिए
ठीक है, अब हो गया। अब 3.5-4 मिनट लगातार आप नहीं बोल सकते, फिर शो हमारा बाकी वक्ताओं को भी सम्मान देना। इनको अनमोल जी अब शांत हो जाइए। अब राधिका जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए 1 मिनट का, फिर बाकी वक्ता हमारे पास जाना है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिज्ञान जी हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अपनी बात को संक्षिप्त में रखिए 1 मिनट में। राधिका जी 30 सेकंड में मैं बस देखिए, अब ये फिर बीच में बोल रहे हैं ना, आपका टाइम हो गया खत्म। आपका नाम राधिका नहीं है अनमोल, दर्शक बन के खड़ी है। अनमोल आपका नाम राधिका नहीं है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाह रही हूँ, 36 सेकंड्स की है। उम्मीद करती हूँ अनमोल के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो चुपचाप रहे। अगर आप इनको म्यूट कर देंगे तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे अपनी बात कहनी है। ऐसी बहस हमारे यहाँ होती नहीं है, ऐसी बहस हमारे यहाँ होती नहीं है। आप लोग अपनी बात को दर्शकों तक ले जाना चाहते हैं तो आप शांत हो जाइए। अनमोल जी आप शांत हो जाइए। राधिका जी आप बोलिए। ठीक है, अनमोल जी आप शांत हो जाइए 1 मिनट के लिए, फिर हाँ राधिका जी। ऐसे इतने बड़े दिखाओ, तुम्हें वीडियो रोज हमारी बोलते हैं, मैंने कहा दिखाओ वीडियो, दिखाओ वीडियो नहीं दिखाई। हाँ फिर कह रहे हैं कि राधिका जी अपनी बात कह दीजिए, वीडियो देख लिया गया। राधिका जी अपनी बात करिए। इतने लंबे समय तक ये वीडियो नहीं चल सकता। स्कूलों में जो पानी भी मिलता है ना बच्चों का, उसमें कीड़े होते हैं। केजरीवाल ने वहां पे स्विमिंग पूल जैसे यमुना जी साफ करके स्कूल में स्विमिंग पूल बनाने का वादा किया था। बच्चे जब अपनी आवाज उठाते हैं तो केजरीवाल की प्रिंसिपल देती है कि स्कूल से नाम हटा देगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बच्चों को गंदा पानी, काला पानी, नीला पानी, कीड़े वाला पानी पिलाते हैं और आप बीच में चिल्लाते रहेंगे। कल के बाद दिल्ली की जनता आपकी इसी चिल्लाहट को चुप कराएगी। अनमोल जी कल जब आप ये पूरा जो है पूरी डिबेट जो है, ये पूरी डिबेट दिल्ली विधानसभा चुनाव पे नहीं हो रही थी। जनता, आप लोगों को जितना कुछ कहना था आप लोगों ने कह लिया है। अब सुबह 8 बजे से जनता अपने वोट डालेगी, अपना मन लगभग बना चुकी होगी। तो ये हमने तो सिर्फ ये कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, इसको कैसे देख रहे हैं। शिवानंद जी ये बात आप पर भी लागू होती है। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी का बहुत ही फेमस बयान बार बार दोहराया कि 1 रुपये जाता है तो 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचता है, और इस बयान के जरिए बताने की कोशिश भी कि बहुत लोग हाथ साफ करना चाहते तब हाथ साफ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी ने लिख के देने बाद आके पार्लियामेंट हाउस में पढ़ रही है, इसके कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पीछे का वह मुर्दे वो काट के क्या मिलने वाला। इनके पास गांधी नेहरू गांधी, इसके बिना बीजेपी आरएसएस में है क्या? कुछ भी नहीं है। 10 साल में डेवलपमेंट नहीं, बेकारी चरण पर है, युवा युवतियों को खुद को विश्व गुरु समझ रहे। और अभी जो बात कर रहे थे त्यागी जी और खेड़ा जी, बोल रहे थे कि इन्होंने यूथ एनएसयूआई सबका जासूसी, ये जासूसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से शुरुआत हुआ है। ये देखिए, ये जासूसी का प्रूफ है। ये उन्होंने किस किस का जासूसी किया है देखिए राधिका जी। खुद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जासूसी कैसे करते थे आपको अच्छे से पता है। और आप इसके पहले हमारे कांग्रेस वीडियो में थे। मत दिखाइए, पता नहीं वीडियो को हम लोग वेरीफाई कर नहीं पाते हैं, हमारे चैनल पे चलता है तो दर्शक पता नहीं वीडियो चैनल का नाम मान बैठे। आप लोग अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए सर। और खेड़ा राधिका जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी को जासूसी करने के वहां से शुरुआत हुआ है। तो पहला उनके उधर कांच का जो उनका घर है वो देखना चाहिए। दूसरी बात, जनगणना होना चाहिए। राहुल जी ने क्या गलत किया है? अगर आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जल रहे, एक बार भी नहीं जा पाए। हदरस देखिए, सब्बल देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके क्या मिलने वाले हैं इनको। अगर राधिका जी आप चूंकि इशारा कर रहे हैं पर समय बिल्कुल भी नहीं है। आप 15 सेकंड में राधिका जी अपनी बात रखिए। शिवानी जी आपके पास आऊंगा। राधिका जी 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को इतिहास अपनी पार्टी का जानना चाहिए। जब राजीव गांधी से रिजर्वेशन की बात हुई थी और दलितों को रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये जो दलित हैं वो फूल्स हैं, उनको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। रिजर्वेशन इन फूल्स के लिए नहीं है। उनके एग्जैक्ट वर्ड थे दैट पीपल हु आर एक्चुअली बैकवर्ड एंड ओप्रेस्ड, अगर इनको हम एक्सपैंड कर देंगे और इनकरेज करेंगे, वी विल बी इनकरेजिंग फूल्स।
अपना इतिहास जानिए। ठीक है, आज जो आप ये ड्रामा कर रहे हैं ना राजीव गांधी रिजर्वेशन जी का, ने आपके नेता क्या कहते कभी भी थे? ऐसा ठीक नहीं है। है। केसी त्यागी जी, एक मिनट, इन दोनों को शांत करिए। केसी त्यागी साहब साहब, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, केसी त्यागी साहब, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि चलते चलते उन्होंने कहा कि अभी तो 15 साल ही हुए हैं। एक तरीके से आगे का भी दावा ठोक दिया इन्होंने। क्या इसका मैसेज देना चाह रहे थे? हम तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। नीतीश कुमार जी ने ही हिसार की मीटिंग के बाद गठबंधन बनाया था। हम सोनिया जी से मिले, लालू जी को लेकर के, राहुल जी से मिले, 8 महीने तक मीटिंग नहीं हुई। फिर हमने पटना में मीटिंग करी, किस तरह से बंगलोर में हमारा गठबंधन बना और किस तरह से आज की स्थिति ये है। हम तो सबसे पहले निकल, शिवानंद जी आप कई तरह की हल्की फुल्की बात कर रहे थे, मैंने कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन शिवसेना, सर समय NCP, थोड़ा सा कम है। ममता जी, नहीं बस ये अंतिम है, इनकी पार्टी अपने आरजेडी, और यूपी में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। देश की एक पार्टी का नाम बताओ जो आज आपके साथ हो। उसका कारण भी अंदर खाने जानो कि जो आपकी इंटॉलरेंट पॉलिटिक्स है, इसको माफी कोई चाहूंगा, स्वीकार नहीं करता है। आपको रोक रहा हूं, मैं रोकना चाहता नहीं लेकिन रोकना पड़ रहा, मजबूरी है मेरी। अभिज्ञान जी, लास्ट कमेंट कि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, प्रधानमंत्री की ये बात सच साबित होने जा रही है कि अभी तो सिर्फ 15 साल ही हुए हैं। नहीं देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने आप को पिच करेंगे और अपनी सरकार को पिच करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी होगा तो वो नेचुरली इस बात को तय करेगा। मैं आगे का, मैं ज्योतिष नहीं हूं तो मैं कोई भविष्य तो नहीं बता सकता कि अभी तो 15 साल हुए और 25 साल और होंगे, ये सब तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी को और अपने आप को तो पिच करेंगे ही करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे। ये एक बड़ा मौका था, तो इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करके। आप लोग हमारे शो में आए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।